कैसे हैं आप मोहम्मद अबशरुद्दीन? ठीक है सर। कहाँ से आए हैं आप? सर मेरा ताल्लुक जो है वो मधुबनी बिहार से है सर। अच्छा, तो कैसे आए हैं आप यहाँ पे? सर मैंने अभी रिसेंटली लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। उसके बाद वहाँ से डायरेक्ट मैं अभी यहाँ आया। क्या कर रहे हैं आप वहाँ पे? PhD इन एजुकेशन। PhD इन एजुकेशन। तो मधुबनी बिहार की कुछ खास बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? सर हमारा जो ताल्लुक है वो मिथिला रीजन से है। अच्छा। मिथिला जो है वो मिथिला को बिहार का दिल कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि वहाँ से जो मतलब क्रीम जो लोग हैं, जैसे विद्यापीठ वगैरह जो है वो मिथिला में ही पैदा हुए। क्रीम लोगों से आपका क्या मतलब? क्रीम से मतलब एजुकेशनिस्ट कह सकते हैं। अच्छा। तो वो इस तरीके के जो लोग हैं, मतलब जो कह सकते हैं कि जो बिहार का जो दिमाग जो बसता है वो मिथिला में बसता है। अच्छा, तो आगे के क्या प्लान्स हैं आपके जिंदगी में? जिंदगी में मेरा जो इरादा है वो ये है कि एक अच्छा प्रोफेसर बनने का इरादा। अच्छा, अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए आप में ऐसी क्या खूबी है जिस वजह से आपको ये नौकरी मिलनी चाहिए? असल में मेरा जिंदगी का जो मेरा जो मकसद था बचपन से ही कहीं ना कहीं वो ये है कि मैं एक अच्छा प्रोफेसर बनूं। एक अच्छा प्रोफेसर बनने के लिए एक ये है कि आप उस चीज़ के लिए कितने कॉम्पिटेंट हैं। उस कॉम्पिटेंट के लिए अगर आप में कोई कमी है तो क्या आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं, या जो पुरानी रिवायत है क्या आप उसी पर चलेंगे। अगर आप पुरानी रिवायत पे जो है उस पर ना चल के अगर जो न्यू दौर जो आया है, नया ज़माना जो आया है, अगर आप उससे हम आहंग होते हैं तो ये आपके लिए बेहतर है और आप ज़माने के साथ फाइट कर सकते हैं। आप डायनामिक होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, आप एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना चाहते हैं, क्योंकि जो ये दुनिया है वो हमेशा बदलती रहती है। अच्छा। और जब बदलती रहती है तो फिर हमको अपने उसके अकॉर्डिंग अपने आप को भी बदलना होगा। जो उस वक्त की ज़रूरत होगी, ज़रूरत के लिहाज से अपने आप को हमको उसमें ढालना होगा। तो मैं आपकी खूबी ये समझूं कि आप सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकते हैं। सिचुएशन ये है कि अगर पॉजिटिव सिचुएशन होगा तब हम अपने आप को उसमें तब्दील करेंगे। अगर पॉजिटिव सिचुएशन नहीं होगा तो हम अपने आप को उसमें कभी भी तब्दील की गुंजाइश नहीं रखेंगे। अच्छा, तो मान लीजिए आप क्लास में एंटर होते हैं और बच्चे जो हैं चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं आपको, तो आप क्या करेंगे ऐसी सिचुएशन? उस सूरत में ये होगा कि सबसे पहले हम उसके जो साइकोलॉजिकल पहलू है यानी नफ्सियाती पहलू है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा। अगर उस चीज़ को अगर हम उनके नफ्सियाती पहलू को अगर हम जान जाएंगे तो फिर हम उन बच्चों को मतलब का जो उनको किस डायरेक्शन में ले जाना है तो हम उनका जो सही ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और आपके एंटर होते ही बच्चे क्लास से बाहर चले गए फिर? तो उस सिचुएशन में भी उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे कि उसके पीछे की वजह क्या है। हो सकता है कि मैं अगर क्लास में इंटर हुआ हूँ तो डायरेक्ट बच्चे अगर बाहर जा रहे हैं तो उस सूरत में ये हो सकता है कि उससे पहले मैंने कोई क्लास उनकी ली होगी। अच्छा। अगर मैं उनकी क्लास कोई ली होगी तो कहीं ना कहीं मुझ में कोई कमी होगी, तो मैं उस चीज़ का अपने आप में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करूंगा, सोचूंगा कि क्या मुझ में कमी रह गई है। अगर वो चीज़ जो कमी होगी उसको दूर करके फिर उसका कोई सोल्यूशन तरकीब निकालेंगे। चलिए ठीक है, ओवर टू यू सर। सो अबशरुद्दीन, आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है मुझे काफ़ी वेरिड लग रहा है, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन जो है BA के अंदर किया है अरबिक, हिस्ट्री, उर्दू, देन PG अरबिक, देन आपने फिर MA भी अरबिक और फिर B.Ed M.Ed, तो काफ़ी वेरिड बैकग्राउंड है आपका। मानते हैं आप ये? ठीक है। देन अगर मैं पूछूं आपसे कि आपको इंग्लिश आती है, अगर आप इंग्लिश के अंदर बोला जाएगा आप पढ़ा पाओगे तो पढ़ा पाओगे? सर मेरा जो बैकग्राउंड रहा है वो मतलब मुख्तलिफ, आमतौर से मेरा ये प्राइमरी टू हायर एजुकेशन उर्दू मीडियम रहा है। उसके बाद इसी की वजह से मैंने कोशिश की है कि मेरा जो PhD हो वो इंग्लिश मीडियम में हो। इसकी वजह से मैंने अपनी यूनिवर्सिटी जो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद थी उसको छोड़ के मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को चुना, क्योंकि वहाँ मुझे न्यू इन्वायरमेंट मिले। उसके बाद आपने कहा कि आप मेरा जो ये पूरी क्वालिफिकेशन है मतलब अलग अलग बैकग्राउंड से है, वो इस वजह से है कि हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो हमारा जो एक पूरा एक गोल जो होता है वो पहले से कोई डिसाइड नहीं होता है। जिस तरीके से हमें अपॉर्चुनिटी मिलता है उस तरीके से हम आगे बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था अरबिक से, तो उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एजुकेशन में कभी नेट निकाल पाऊंगा। फिर उसके बाद MA किया, MA करने के बाद उसी दरमियान लॉकडाउन वगैरह लग गया तो B.Ed हो गया। तो उसके बाद मैंने यूट्यूब के सहारे मैंने C.TET पास किया। जब C.TET पास किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एजुकेशन में कुछ कर सकता हूँ। फिर उसके बाद यूट्यूब के सहारे, अगर यूट्यूब ना होता तो मैं एजुकेशन में
कभी नेट क्वालिफाई या एजुकेशन फील्ड में कभी ना आ पाता। मोहम्मद अबशरुद्दीन, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश में पढ़ाने को बोला जाए तो क्या आप पढ़ा पाएंगे? बिल्कुल पढ़ा पाएंगे, जो अगर कमी होगी उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। आप और क्लास में खड़े हैं और पीछे से एक आवाज आती है, सर यू आर नॉट ऑडिबल, इसका क्या मतलब हुआ सर? सर उस सूरत में ये हो सकता है, दो कंडीशन हो सकती है। एक कंडीशन ये हो सकती है कि बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है, या एक कंडीशन ये हो सकता है कि रियल में मेरी वॉइस जो है वो क्लियर नहीं जा रही है। अगर वो बच्चे को पढ़ने का मन नहीं है, उस सूरत में मैं क्या करूंगा कि उनके नफ्सियाती जो जरूरत है, तकाजे हैं, उसको देखूंगा, और उसके बाद जो रियल में आवाज नहीं अगर आ रही है तो फिर उस सिचुएशन के हिसाब से डील करूंगा। अभी आपकी बैकग्राउंड फिक्स है, मतलब अभी एजुकेशन के अंदर ही आपको बनाना है करियर, या अभी भी चांसेस है कि आप स्विच नहीं करोगे? अब ये नहीं है, अभी फिक्स है जी अब फिक्स। तो अभी आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, तो अभी आपको एजुकेशन की तरफ ही जाना है। जी ठीक है, तो इंग्लिश पे आप इम्प्रूवमेंट कर ही रहे हो, मतलब आपने जी। जैसे अभी बोला कि मैंने पीएचडी में एडमिशन जो लिया है वो इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए ही लिया है, जी। जिससे कि मैं बाद में मैं इंग्लिश में ही पढ़ा सकूं। जी। ओके ओके, ठीक है मैम। ओके, सो अबशरुद्दीन, सबसे पहले तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। आपसे थोड़ा अब हम टेक्निकल बात करते हैं सब्जेक्ट की। सो कुछ टेक्निकल सवाल आएंगे। एंड्रोगॉजी के बारे में हम जानते हैं, यस। क्या होता है एंड्रोगॉजी? ये जब हम एजुकेशन में आते हैं तो आमतौर से एक हायर एजुकेशन होता है, एक प्राइमरी एजुकेशन होता है। जब हम प्राइमरी एजुकेशन की बात करते हैं तो वहाँ पेडागोजी हो जाता है, जब हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहाँ एंड्रागोजी हो जाता है। बस बेसिक डिफरेंस जो है दोनों में, यहाँ पर चाइल्ड का और यहाँ पर मेच्योर चाइल्ड का जो फर्क होता है। तो अब ये है कि जो एंड्रागोजी में ये है कि जो मेच्योर चाइल्ड है उसकी हम किस तरीके से रहबरी करेंगे, उसको किस तरीके से रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि वहाँ पर जो एजुकेशन जो होती है वो मुकम्मल तौर पर चाइल्ड सेंटर हो जाती है। चाइल्ड सेंटर उसमें भी होती है, लेकिन यहाँ पर ये होता है कि उनको ऑटोनोमस यानी खुद मुख्तारी मिल जाती है कि हमको क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये तमाम तरह आज़ादी होती है। तो उसमें टीचरों का क्या रोल होता है कि वो बच्चे को यानी वो जो एडल्ट चाइल्ड है उसको किस तरीके से रास्ता दिखाएंगे और वो ताकि वो अपनी मंजिल को की तरफ गामजन हो सके। सो आपका कहने का मतलब है एडल्ट्स, राइट, नॉट मैच्योर चाइल्ड। एडल्ट चाइल्ड है ना, एडल्ट चाइल्ड नहीं, या तो चाइल्ड होगा या एडल्ट है ना, जो हायर एजुकेशन में। हाँ यस, एडल्ट्स अबव 18 इयर्स। तो किसने प्रिंसिपल दिया था ये एंड्रोगॉजी का? ये नोबेल ने ये इसका प्रिंसिपल दिया था, मैल्कम नोबेल्स ने। तो क्योंकि आप एजुकेशन के मास्टर्स आपने किया है और आपने नेट किया है, तो मैं आपसे थोड़ा सा और सवाल थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछती हूँ। एंड्रोगॉजी वर्ड किसने कॉइन किया था? नोबेल ने। कैप, अलेक्जेंडर कैप। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे ये बताएंगे HECI क्या है, जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में कुछ बताएंगे? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें ये है कि जो ऊपर की जो बॉडीज जो है उसको मतलब किस तरीके से प्यूरिफाई करके एक नया सिस्टम, जैसे उसमें NAC है और जो दूसरी जो बॉडीज है उस बॉडीज को एक साथ करके फिर नए तरीके से किया जाए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया में कितने वर्टिकल्स होंगे? मैम अभी रिमेंबर नहीं। ओके, HEGC, GEC, जनरल एजुकेशन काउंसिल, NAC, है ना, HECI, वेरी गुड। ओके, कैन यू टेल अबाउट डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी विद पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, जैसे स्ट्रक्चरलिज्म, फंक्शनलिज्म, क्या इनके बीच में डिफरेंस है, बता सकते हैं? जहाँ पर फंक्शनलिज्म का ताल्लुक है, तो फंक्शनलिज्म में ये जो है स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि अगर कोई चीज़ जो वर्क कर रहा है तो वो अगर उसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर बॉडी का एक हिस्से में अगर दर्द हो रहा है, फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे हाथ में अगर कांटा चुभ जाता है तो उससे क्या होता है कि पूरा जो बॉडी हमारा उससे डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि तमाम चीज़ों को मतलब ओवरऑल हम सही रखें। अगर हमारा एक भी प्रोस्पेक्टिव कमज़ोर होगा तो अगर एजुकेशन फील्ड में देखेंगे तो वो तमाम चीज़ जो है वो बेहतर तरीके से हम एजुकेशन हासिल नहीं कर सकते। उसको इस तरीके से सोच सकते हैं कि अगर तलबा स्टूडेंट जो है वो कमरा जमात में है, क्लास रूम में है, अगर वो उसके पेट में खाना नहीं है तो वह सही तरीके से पढ़ नहीं सकता है। तो इसी वजह से ये है कि जो ओवरऑल जो फंक्शन है, ओवरऑल जो चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को हमको मेंटेन रखना होगा। बाकी स्कूल्स और इनके प्रोपोनेंट कौन थे फंक्शनलिज्म के?
चलिए कोई बात नहीं। बाकी स्ट्रक्चरलिज्म में क्या फर्क है जेस्टॉल्ट स्कूल में, कॉग्निटिव स्कूल में? कॉग्निटिव फंक्शनिज्म, कॉग्निटिव जो स्कूल ऑफ जो थॉट है, जैसे इसमें आमतौर से कुछ नाम है जो अभी मुझे जहन में नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको हम साइड पे करते हैं। आप ये बताइए साइको एनालिटिकल स्कूल के बारे में पता है? साइको एनालिसिस बताइए। साइको एनालिटिकल जो थ्योरी है उन्होंने फ्राइड ने दिया था, और फ्राइड ने ये 3 चीज़ों में बांटा था, पहले इड, ईगो एंड सुपर ईगो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि जो इड है उसका क्या काम है, फिर ईगो का क्या काम है, सुपर ईगो का क्या काम है। क्या होती है इड? तो इड जो है उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इड किसी बच्चे, फॉर एग्जाम्पल कि इड में कि अगर हमको कोई चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए। हाँ, कोई चीज़ चाहिए तो चाहिए। और उसके बाद इड और ईगो जो होता है, इड, ईगो और सुपर ईगो। तो सुपर ईगो कहता है, मैं थोड़ा उसको फिर से कहना चाहूँगा कि थोड़ा वर्ड की वजह से ये हो गया कि इड में उसको चाहिए, फिर ईगो में, ईगो और सुपर ईगो में भी कंट्रोडिक्शन होता है। तो सुपर ईगो कहता है कि ऐसा करो कि बीच का कोई रास्ता अपना लो कि जो जिससे, फॉर एग्जांपल कि अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो ऐसा करो कि सिगरेट यहाँ पर ना पी के बाहर पी लो जाके, ताकि टीचरों की बेअदबी ना हो। तो इस तरीके का है कंट्रोडिक्शन। So basically जो ईगो है वो बैलेंसिंग फैक्टर है, सुपर ईगो इज द मॉरल वन, है ना? ऑलराइट। सो एक चीज और आप बता सकते हैं, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी जो है वो कितने हिस्सों में बटा है मेनली? इंडियन स्कूल ऑफ जो फिलोसफी है वो आमतौर से 2 हिस्सों में है, एक ऑर्थोडॉक्स है और एक हेट्रोडॉक्स है। तो एक में, इसमें यहाँ पर जो डिवाइड है वो इसके ऊपर नहीं है कि गॉड को कौन मान रहा है, गॉड को कौन नहीं मान रहा है। वो इस पे है कि कौन वेद को मान रहा है और कौन वेद को नहीं मान रहा है। तो इस पे पूरा ये चलता है। बहुत ही बढ़िया। आप मुझे इस्लाम फिलोसफी की 3 अच्छी चीजें बताइए जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड है। इस्लामिक फिलोसफी की बात है तो सबसे पहले यहाँ इसमें 3 चीज़ों की बात, पहले मैं इसका इस्लामिक फिलोसफी का जो उसूल है वो उसके बारे में बता देते हैं कि इसके जो बुनियादी जो अरकान है वो 5 हैं, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। तो नमाज और रोज़ा और हज, ये 3-4 चीज़ें जो हैं, जो बुनियादी चीज़, तो वो ये है, इस्लाम में 2 चीज़ होता है, एक हुकूकुल्लाह होता है, एक हुकूकुल इबाद होता है। तो हुकूकुल्लाह में ये होता है कि हम जो काम कर रहे हैं मेरा और परवरदिगार का, जो गॉड का, उसका है। लेकिन हुकूकुल इबाद में ये है कि हमारा जो किरदार है वो बंदों के साथ होता है। तो बंदों के साथ हमारा क्या काम है। तो यहाँ पर जो ज़कात है तो वहाँ पर ये बंदा मतलब पर्सन टू पर्सन क्या है। तो ज़कात का जो इसमें जो कंसेप्ट है वो इस वजह से है कि अगर हमारे पास ये दौलत है तो सामने वाले के पास दौलत है या नहीं। तो अगर हमारे पास ज़्यादा दौलत है तो हमारा जो डिवाइडेशन हो वो तमाम लोगों के दरमियान हो, ताकि कोई लोग भूखा नहीं रह सके। तो मेन 5 अरकान थे, जिसको टाइप ऑफ एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। और उसके बाद जो बेसिक एजुकेशन में जो की बात करेंगे, आपने कहा 3, एक ये हो गया कि सबसे पहले इस्लाम में जो है पीस की बात होती है और हर एजुकेशन जो है वो पीस की बात करती है। फिर उसके बाद जैसे हमने साइकोलॉजी में पढ़ा है कि चेंज द बिहेवियर, तो इस्लाम में भी 2 वर्ड होता है, एक ये है कि एक इल्म होता है और एक हिल्म होता है। तो जहाँ तक इल्म का ताल्लुक है तो इल्म जो है वो हर एक को हो सकता है, और हिल्म जो है तो हिल्म का मतलब होता है चेंज इन द बिहेवियर। आप इल्म का मतलब अंदाजा कह रहे हो क्या? अंदाजा नहीं, इल्म का मतलब जानना बुझना समझना, जानना बुझना। और हिल्म का जो मतलब होता है वो चेंज द बिहेवियर। ओके, वेरी गुड। इल्म का कोई कुरान की टीचिंग्स के साथ लेना देना है? हाँ है। जैसे कुरान की जो पहली आयत जो नाजिल हुई थी उसमें ये कहा गया था, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुक, यानी पढ़ अपने रब के नाम से। फिर अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, जो वो चीज़ जो तुम नहीं जानते उसके बारे में जानकारी हासिल करो। मॉनिटोरियल सिस्टम क्या है इस्लाम के मतलब? ये मॉनिटोरियल सिस्टम जो है तो इसका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। अगर हम हिंदुस्तानी संदर्भ में देखेंगे तो वो अलग है, और अगर अरब के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो वो अलग है।
तो वहाँ क्या होता था कि अरब में जब जिसको प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, तो वहाँ पर एक जगह दर्श देते थे, उसको कहा जाता था असहाब कुफ़ा, यानी असहाब कहते हैं साथी को, फ्रेंड को, दोस्त को। और ये मोहम्मद साहब के जो साथी थे, तो जो पढ़ाते थे, तो वहाँ पे क्या होता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके जो साथी थे, सहाबा जो थे, वो सीखते थे। उसके बाद फिर वहाँ पर से उनसे सीखा, फिर उसके बाद उन्होंने जितनी भी जानकारी हुई वो उनको सिखाया। उसी तरीके से इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि स्टूडेंट ने टीचर से सीखा, फिर स्टूडेंट ने स्टूडेंट को सिखाया। तो ये दो मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट। Okay, what is the difference between Article 21A and Article 45? आर्टिकल 21 में जो है वो ये है कि बेसिक एजुकेशन जो है 6 to 8 जो है, मैम अभी कोई बात नहीं मैम। यस, जो अब तक आपने पैनल को बताया उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन से ज्यादा आपको उर्दू की नॉलेज है, तो आपने उर्दू साहित्य से एमए क्यों नहीं किया? हमने अरबिक साहित्य से एमए किया है। एमए किया है अरबिक साहित्य से। तो उर्दू की बात करते हैं तो, और शिक्षा की बात हम जब करते हैं एजुकेशन की, तो कुछ सूफी संतों के नाम बताइए। अगर हम खास के अगर हिंदुस्तानी पस मंज़र में देखेंगे तो उर्दू जो है, जो फैला जो है वो अमीर खुसरू के दौर से फैला है। तो वो उनकी जो ज़बान थी वो खास के हम उर्दू उसको नहीं कह सकते थे, उसको हिंदवी ज़बान कहते थे। तो उसी में उनका एक ये है जिसको दोहा कहते हैं कि बड़े जतन से खीर पकाया उसमें रखा मट्ठा, आधी रात को बुढ़िया आई करने लगी खट्टा। मतलब इसी तरीके के पहेलियाँ थी। उसके बाद से फिर धीरे धीरे जो उर्दू जो है मतलब वो हिंदवी ज़बान में तब्दील हुई। उसके बाद वो रेख्ता में आई, फिर रेख्ता के बाद आखिरी में उसको उर्दू कहलाने लगा। वो उर्दू इस वजह से कहलाने लगी कि उर्दू को कहा जाता है कि इसका जो वजूद हुआ है वो लश्कर की ज़बान की वजह से, तो इसको लश्करी ज़बान कहा जाता है। और लश्कर जो होता है वो इसमें उर्दू का जो कुछ वर्ड है, तो जो तुर्क है, तो तुर्क में लश्कर में जो फौज है, तो उसके लिए मेरा प्रश्न है आपसे, कुछ सूफी संतों के नाम बताइए। तो सूफी संत में कि जैसे हमने एक अमीर खुसरू का नाम लिया, फिर उसके बाद अमीर खुसरू जी सूफी संत नहीं है, और बताइए। शेख यहया मुनीरी बिहार के हो गए। उसके बाद फिर ये ख्वाजा गरीब नवाज सूफी हो गए। फिर उसके बाद कुछ और है। ठीक है, तो ऐसी क्या स्ट्रेंथ है आप में, ऐसी क्या विशेषता है कि आपको हम इस पद के लिए चुन लें? ऐसी क्या आपकी क्वालिटी आप बताएंगे? यस, वो इस वजह से कि जैसे एजुकेशन है, एजुकेशन सब्जेक्ट में मैं इस वजह से अभी थोड़ा कमज़ोर हूँ क्योंकि हमारे पास अभी उस तरीके की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। वो इस वजह से नहीं मिल पाई कि हमारा जो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है वो लॉकडाउन में हमारा पूरा हुआ है। तो उसकी वजह से जो किताबें पढ़नी चाहिए, तो मैंने उस तरीके से वो किताबें को मैं नहीं पढ़ सका। कहीं ना कहीं सिर्फ यूट्यूब और दूसरे जो दिगर नोट थे, जो मेरी कमियां हैं, मैं उस चीज़ को कहना चाहूँगा। आपकी खूबियां पूछना चाह रहे हैं। हम खूबियों पर बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आकर्षित करना चाहते हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत तो, अच्छा। लेकिन आपकी खूबी? तो मेरी खूबी ये है कि मैं तकरीबन अब तमाम सब्जेक्ट हमें जो हिंदुस्तान में जो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, तकरीबन मैंने तमाम सब्जेक्ट अब मैंने पढ़ लिया है। तो उसकी वजह से ये होगा कि अब मुझे कोई भी न्यू टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और हो सकता है कि क्लासरूम में हर बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, और अब मुझे हर बैकग्राउंड के बारे में पता चल गया है। उन हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनका क्या होगा लर्निंग स्टाइल, उर्दू बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो उनका लर्निंग स्टाइल क्या होगा, जो इंग्लिश बैकग्राउंड के होंगे और जो गांव के बच्चे होंगे उनका लर्निंग स्टाइल क्या होगा, उससे मैं बेहतर तरीके से रूबरू हो चुका हूं। तो मैं इस चीज़ के लिए बेहतर कर सकता हूं। अब आपने एक चीज़ बोली कि आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, है ना? यस, हम आपको अभी अपॉर्चुनिटी देंगे, मैम के सवाल खत्म होंगे, आप हमें 2 मिनट के लिए इस बोर्ड पर कुछ समझाएंगे रिलेटेड टू एजुकेशन। अपॉर्चुनिटी अभी, और पूरी दुनिया देखेगी इसको, जहाँ पे यूट्यूब जाएगा। मैं आपको एक टॉपिक देती हूँ, सांख्य फिलोसफी पढ़ाएंगे। अभी पढ़ाएंगे, पहले मैम के सवाल। एक सवाल और है आपसे
कि जैसे आपका कहें कि आपके रिज्यूमे में, आपकी एजुकेशन में हमें देखने को मिल रहा है बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, बहुत सारी चुनौतियां भी इनको हम कह सकते हैं कि आपकी लाइफ में चुनौतियां, तो उनसे आपने कैसे सामना किया और आगे अचानक से ऐसी आपके सामने परेशानी आती है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? असल में हमारी जो बेसिक जो एजुकेशन हुई वो मदरसा में हुई। उसके बाद मेरा 1 से लेकर 12th क्लास तक की तमाम जो एजुकेशन है वो प्राइवेट में हुई। जब मैं फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में गया तो मैं वहाँ प्रिंसिपल ढूंढ रहा था, तो मुझे पता चला कि यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल नहीं बल्कि वाइस चांसलर होते हैं। तो उसके बाद वहाँ के जो टीचर थे, मैं उनका नाम यहाँ पर भी मेंशन करूँगा कि मसूद आलम साहब, उन्होंने कहा कि बेटे तुमको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुमको जिस तरीके का सपोर्ट होना चाहिए उस तरीके का मैं सपोर्ट दूंगा। उन्होंने हमें मतलब हर तरीके की रहबरी की, और उन्होंने, हालांकि वो अरबी के प्रोफेसर थे, और उन्होंने कहा कि बेटा तुम अलग फील्ड में जा सकते हो। अच्छा। तो तुम्हारे लिए ये बेहतर है कि अरबी में तो और भी लोग आएंगे, लेकिन मेरी कोशिश है कि तुम अलग फील्ड में जाओ, कि जो मेरे लिए भी पहचान बनो और दूसरों के लिए भी पहचान बनो। बहुत खूब। बस 1-2 मिनट का कुछ आप अगर हमें पढ़ा दें तो। मैं आपको टॉपिक देती हूँ, सांख्य फिलोसफी। संख्या फिलोसफी में 2 वर्ड होते हैं। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस। जो गुड हम अभी आपके स्टूडेंट हैं। हम स्टूडेंट है ABCD। हमें अभी कुछ नहीं आता सांख्य के बारे में, आप बताएंगे। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। आज हम संख्या फिलोसफी के बारे में बात करना चाह रहे हैं। अब सबसे पहले मैं ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो इंडियन फिलोसफी है वो कितने हिस्सों में डिवाइड है, उसके बाद फिर हम संख्या फिलोसफी में आएंगे। तो इंडियन फिलोसफी जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, जिसको ऑर्थोडॉक्स, हेटेरोडॉक्स कहते हैं। यानी यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो इसकी बुनियाद पर नहीं है कि वो कौन गॉड को मानता है, कौन गॉड को नहीं मानता। यहाँ पर जो तकसीम है वो इसकी बुनियाद पर है कि कौन वेद को मानता है, कौन वेद को नहीं मानता है। संख्या फिलोसफी में 2 वर्ड है, एक पुरुष एक प्राकृति। अब जो ये है प्राकृति जो है, तो ये भी 2 वर्ड से मिल के बना है, एक परा एक कीर्ति। प्राकृति का मतलब होना है, कीर्ति का मीन्स मतलब होता है होना। उसको उर्दू में कहते हैं, अरबी में कहते हैं कुन फयकुन, और उसके बाद इसमें संस्कृत में भी जो कीर्ति है उसको मीनिंग कहते हैं होना, और परा और कीर्ति। तो जो पहले पिछले तरीके में जो हो चुका है, अब क्या होता है कि इसमें हम इस्लामिक फलसफा से इसको हम थोड़ा कंपेयर करेंगे कि यहाँ इवोल्यूशन की बात होती है संख्या फिलोसफी में, और इस्लाम में ये कहा जाता है कि क्रिएशन की बात होती है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या इस्लाम कहता है कि इवोल्यूशन की बात होती है या सिर्फ क्रिएशन की बात होती है? लेकिन जब हम कुरान की पूरी आयत पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, तो हर जगह लिखा होता है कि रब कहता है कुन फयकुन हो जाओ। और यही चीज संख्या फिलोसफी भी कहता है कि जब 2 चीज पुरुष और प्राकृति मिलते तो हो जाते हैं, यानी तिल में से ही तेल निकलेगा। यानी अगर हुक्म हुआ है तो तिल में से ही तेल निकलेगा, कोई चीज और नहीं निकलेगा, यानी कोई चीज है। तो उसी तरीके से अगर कहा गया है कि जमीन आसमान रब ने 7 दिनों में बनाया है, तो वो किन किन चीजों से बना है? तो रब ने कहा इन तमाम चीजों को हुक्म दिया। मैं आपको बीच में टोकना चाहूंगी, आप सांख्य फिलोसफी नहीं पढ़ा रहे हैं। मैं यही बोलने वाला था। आप कुछ और पढ़ा रहे हैं। आई थिंक उन्होंने अपने आप चूज कर लिया टॉपिक। एग्जैक्टली। चलिए कोई नहीं। That's about थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अबशरुद्दीन। आप 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, हम आपको वापस बुलाते हैं। जी बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं कुछ बातें यहाँ पर हाईलाइट करना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप में कॉन्फिडेंस की भरमार है, आप में बहुत कॉन्फिडेंस है, लेकिन यहाँ पर कमी ये हो रही है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज ऑलवेज बैड। किसी भी चीज की अति होना नुकसान होता है, तो यहाँ पे वो आपके लिए नुकसान बन रहा है। और दूसरी चीज, उसको थोड़ा सा आपको चैनलाइज करना पड़ेगा, जितनी जरूरत है उतना ही दिखाया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा आपसे कि आप ना काफी बार ऐसा करते हैं कि हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं या पैनल मेंबर्स आपसे कुछ पूछ रहे हैं, तो आप उसके बजाय जिसकी नॉलेज है ना आपको, आप उसका जवाब देने लगे। वो बात तो बहुत अच्छी है कि आपने ना किसी बात को नहीं किया, लेकिन
कभी पैनलिस्ट इतना ज्यादा ना परेशान हो जाए कि वो आपके नंबर काट ले इसके ऊपर। तो बस यही दो बातें हैं जो मेरी साइड से हैं। एक तो आपका कॉन्फिडेंस अति है, उसको थोड़ा सा चैनलाइज करने की जरूरत है। दूसरा, जितना आपसे पूछा जाए आप उतना ही जवाब दें, तो आप बहुत बहुत ज्यादा ब्राइट फ्यूचर के मालिक हैं। ओवर टू यू सर। हाँ जी, मोहम्मद अबशरुद्दीन, एक तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन आपके चेहरे पर हल्की सी भी मुस्कान नहीं है, क्यों? ये वाली ये पढ़ते इसके समय पीछे एक कारण टीचर क्या को है? चाहिए। मुझे आप एक बार भी मुस्कुराते हुए नहीं दिखे। आप पढ़ाओगे क्लास के अंदर बिना मुस्कुराए, कैसे पढ़ाओगे आप? कोशिश करेंगे सर। हाँ जी, तो मुस्कुराइए। कॉन्फिडेंस तो है आपके साथ, आपके पास है कॉन्फिडेंस, और आपने अभी एजुकेशन चूज कर लिया है ना कि एजुकेशन के अंदर ही आपको करियर बनाना है, तो फिर एजुकेशन को ही परस्यू कीजिए। आप एजुकेशन को ही लेके आप आगे की तरफ चले जाइए, ठीक है? मुझे लगता है कि आपका करियर बहुत ही ब्राइट है, आप आगे जाके पढ़ाओगे, बहुत सॉलिड पढ़ाओगे आप। सबसे पहले बहुत अच्छे इंटरपर्सनल स्किल्स हैं आपके, बहुत अच्छा आप पढ़ाते हैं, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आपके अंदर बहुत अच्छा है। और एक चीज मैं जरूर आपको बोलूंगी, स्टिक टू द टॉपिक। जैसे आपको सभी पैनल मेंबर्स ने भी ऑलमोस्ट बोला है कि आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसी का ही जवाब दीजिए, है ना? लाइक हमारा सब्जेक्ट है एजुकेशन, नॉट जस्ट प्योर फिलोसफी और रिलीजन, है ना? सो वी हैव टू इंश्योर दैट वी स्टिक टू दैट पर्टिकुलर टॉपिक। दूसरा मैं आपको बोलूँगी, सब्जेक्ट नॉलेज हमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो नई शिक्षा नीति है, शायद में आपने क्लासेस देखी होंगी, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके ऊपर जो कंपोनेंट था HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसके बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज अच्छे से और लेने की ज़रूरत है। That's all about it. Confidence is amazing, body language is very good, everything is very good. Just channelize yourself and stick to the discipline. Yes, sir. Over to you. तो अबशरुद्दीन जी, मैं टीचिंग पे बात कहना चाहूँगी कि जब आप एक क्लास में पढ़ाते हैं और उसमें जब 40, 50, 60 स्टूडेंट्स बैठे हों, तो किसी भी स्टूडेंट को ये नहीं लगना चाहिए कि सर मुझे नहीं देख रहे। सबको ये लगना चाहिए कि वो मुझे ही देख रहे हैं। जब आप पढ़ा रहे थे तो आपकी आंखें कभी नीचे फर्श पर और कभी ऊपर की ओर थी, ठीक है? आप हमें नहीं देख रहे थे, जबकि ये आई कांटेक्ट एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है। यही आपका कॉन्फिडेंस, जैसे सर ने कहा कि आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, लेकिन वो ओवर था, इस वजह से आप नजरें नहीं मिला पा रहे, क्योंकि आप विषय से भटक जाते हैं, ठीक है? तो एक स्टूडेंट के साथ में आपको कैसे कम्युनिकेशन कैसे रखना है आपको, तो वो बहुत जरूरी था एक आपके लिए। दूसरी चीज जो थी कि कॉन्सेप्ट जो है आपका, आपकी नॉलेज है बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। टू दी पॉइंट जो है, जो पॉइंट टू पॉइंट अगर हम स्टूडेंट को अगर कुछ बताएं कि एजुकेशन के ये मानदंड होते हैं, ठीक है, तो वो हमें एकदम पॉइंट्स में, टिप्स पे जब हम बताएंगे तो वो उसी को उसी तरीके से याद रख पाएगा। तो वो ये दो चीजें जो है वो आपको। बहुत ही खूबसूरत था ये इंटरव्यू और बहुत ही शानदार तरीके से आपने जवाब दिए। बस जो बातें हमने आपसे शेयर की हैं आप उसका ध्यान रखें और आप जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। You will go a very long way. All the best. बहुत अच्छा करेंगे आप। थैंक यू सो मच। असल में मैम ये था कि PhD का ये देना है सिर्फ। अब मैं इनफैक्ट आपसे देखने भी वाली थी कि आपने क्यों नहीं एब्स्ट्रैक्ट डाला इसके अंदर, क्योंकि मैं इनफैक्ट आपसे पूछने भी लगी थी, बट देन आई थॉट कि नहीं, आप पढ़ाने में इतने मशरूफ हो गए तो मैंने पूछा नहीं आपसे। मैंने असल में मैं उसी के लिए आया था। हाँ एग्जैक्टली, आपने लगाया नहीं, आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हंसे आप, अब हंसे और क्या खूब हंसे आप। हाँ, अब ऐसे मुस्कुराते चेहरे से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे गदगद आधी हो चीजें जाएंगे। ऐसे ही सीख जाएंगे। यहाँ लगा कि कैद हो गया अचानक से किसी और टॉपिक पे। अच्छा, हाँ, तो इसके रिलेटेड आपको कोई क्वेरी है तो आप बताओ, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछूं इसमें से? हाँ, ओके, मुझे अपनी स्टडी की सिग्निफिकेंस बताइए। अ स्टडी ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज ऑफ B.Ed ट्रेनी टीचर्स ऑफ B.Ed कॉलेजेस ऑफ मिथिला रीजन। ओके, तो सबसे पहले ये हो गया अप्रूव, टॉपिक अप्रूव हो गया ये RDC में? हाँ, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपने ये मिथिला रीजन एफिलिएटेड टू ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, इंश्योर करिए कि ये जो आपने इतना लंबा नाम लिखा है ये कभी स्टेटमेंट में काउंट नहीं होता है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है? एंड अ स्टडी ऑफ टीचिंग कॉम्पिटेंसीज अपने आप के अंदर एक वेरिएबल है, लेकिन इसके लिमिटेड डायमेंशंस हैं। मुझे ऐसा लगता है आप इसके साथ 1-2 वेरिएबल्स और लगा सकते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड लगा सकते हो,
सेटिस्फैक्शन लगा सकते हो। मतलब दिस इज माय पर्सपेक्टिव, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक हो जाएगा। रिसर्च क्वेश्चंस आपने लिखे हैं, नीड एंड सिग्निफिकेंस लिखी है, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम वेरी गुड, ऑपरेशनल डेफिनेशंस वंडरफुल अबशरुद्दीन, बहुत ही बढ़िया। हाइपोथेसिस क्यों बनाइए नल, रीजन बताइए। मैम वो इस वजह से बनाए कि ये पता करने के लिए कि वो रियल में फर्क है या नहीं। किस बेसिस पे बनाई है नल हाइपोथेसिस? नल हाइपोथेसिस के कई स्टडी जो हुई उसके बेस पे। देखा सर, दिस वेरी गुड, करेक्ट। कौन आप कहना चाहते हो रिव्यू ऑफ लिटरेचर Yes, ma'am. कॉन्ट्राडिक्टिव, वेरी गुड। सर अबंडेंस ऑफ टैलेंट यस, नीड टू चैनलाइज। एंड बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया आपने। और कौन सा आपने सॉफ्टवेयर यूज किया और कौन सा एपीआई यूज किया है? ये एपीआई स्टाइल जो अमेरिकन से कौन सा एडिशन, कौन सा एडिशन चल रहा है अभी? 7। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा बनाया है। ये बेटा उर्दू में नहीं जाएगा, दिस विल गो इन इंग्लिश, ठीक है, वंडरफुल। एंड अभी तक का जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं एजुकेशन में, मुझे आपका प्रपोजल सबसे अच्छा। हाँ प्लीज पूछिए।